वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से आप लोग पता है कि आज 29 तारीख में नेस्ट में एक मंथन शिविर प्रस्तावित था, जिसमें स्टेट ईएमआर सोसाइटी के ऑफिशियल्स को बुलाया गया था और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा होनी थी। तो कुछ टॉपिक्स के बारे में हमको पता चला है। बाकी देखिए, पूरी मिनट्स तो कोई भी नहीं बताता है कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, बट जो चीज़ें पता चली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो मीटिंग हुई थी, तो इसमें आपका जो ऑफिशियल्स है स्टेट गवर्नमेंट के, उनको बुलाया गया था। नेस्ट के जो भी एम्प्लॉइज़ थे उनका कोई रोल इसमें नहीं था, और नेस्ट की तरफ से जो डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है और आपके कमिश्नर हैं, ये सब लोग जुड़े थे और आपके स्टेट सोसाइटी के ऑफिशियल्स थे। तो कुछ पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहे हैं। सबसे पहले आप साथियों को इंतज़ार होगा कि वेटिंग पर क्या बात हुई है, न्यू रिक्रूटमेंट पर क्या बात हुई है। तो साथियों, मैं एक-एक करके सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपके एकेडमिक्स के बारे में। तो साथियों, एकेडमिक्स के बारे में काफ़ी जो नेक्स्ट का ज़ोर है कि अब जो स्कूल का जो रनिंग हो, वो बिल्कुल जो नवोदय विद्यालय की तर्ज पर हो, वो हो, और प्रिंसिपल को और अधिक अधिकार दिए जाने की बात हुई है। यानी कि प्रिंसिपल्स को एक फ्री हैंड देने की बात हुई है। जैसे अभी तक प्रिंसिपल्स को हर चीज़ के लिए स्टेट सोसाइटी से डायरेक्शन लेने की जो ज़रूरत पड़ रही थी, वो धीरे धीरे समय के साथ कम की जाएगी और स्टेट सोसाइटी का रोल सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर तक सीमित किया जाएगा कि हाँ, जो आपका नेस्ट है और स्कूल है, स्कूल के बीच में कोऑर्डिनेटर का काम स्टेट सोसाइटी करेगी। और स्टेट सोसाइटी का रोल जो है मेनली आपके रिसोर्स, जो स्टेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जहाँ पे अवेल चाहिए, यानी कि लैंड चाहिए, आपका जो मतलब वैसे इश्यूज़ हैं, बिजली है, पानी है, इन सब चीज़ों तक थोड़ा सीमित किया जाएगा। दूसरी बात है कि स्टेट सोसाइटी के जो भी ऑफिशियल्स हैं, उनका रोल जो है सिर्फ़ एक सुपरविज़न वाला रोल रहेगा। जो स्कूल की रनिंग है, वो प्रिंसिपल के हाथ में ज़्यादा रहेगी। अब स्टेट सोसाइटी का उसमें दखल थोड़ा कम हो जाएगा। आपका जो मेन ये है, तो यानी कि प्रिंसिपल की जो अधिकार है, उसके क्षेत्र में अब थोड़ी बढ़ोतरी की जाएगी। दूसरी बात, आप लोगों के प्रोबेशंस वगैरह के बारे में। तो प्रोबेशन के बारे में भी वही बात है कि आपका जो कंडक्ट है, आपकी जो रिपोर्ट्स है, वो स्टेट सोसाइटी द्वारा मतलब उसका सुपरवाइज़ किया जाएगा। उन चीज़ों को देखा जाएगा कि हाँ, आपकी जो वर्किंग है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है। और इसके साथ-साथ आपका जो मतलब एक तरीके से रेगुलर करना होता है, या जब आपका प्रोबेशन ख़त्म होता है, परमिशन होता है, तो उसमें एक अपार का रोल होता है। तो यहाँ पे अपार को जो है वो भी इम्प्लीमेंट करने के ऊपर चर्चा हुई है कि उसमें किस प्रकार से चीज़ें होंगी और कौन से ऑफिशियल्स जो हैं वो आपकी अपार को जो है वो साइन करेंगे। इन सब के ऊपर बात हुई है। इसके साथ-साथ एक चर्चा और हुई है आपकी, जो नेस्ट के जो स्कूल है ईएमआरएस को एक तरीके से स्टेट से थोड़ा-सा डिफ़र करके, स्टेट से इनको थोड़ा-सा आइडेंटिटी अलग से हटा के, जैसे नवोदय या केवीएस होता है, उस तरीके से इनको अलग आइडेंटिटी देने की तैयारी चल रही है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपका यूडाइस पोर्टल होता है, तो यूडाइस पोर्टल में आप देखेंगे, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति एक अलग ही कैटेगरी है स्टेट से अलग। अभी तक आपका यूडाइस का जो डेटा भरा जाएगा, सपोज़ उत्तर प्रदेश में कोई ईएमआरएस है, तो उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करके आपका डेटा फिल किया जाएगा। बट अब ये जो है, इस पर कवायद चल रही है कि नेक्स्ट सेशन से, क्योंकि ये जो डिस्कशन हुआ है, ये सारा आपका नेक्स्ट सेशन को लेकर हुआ है। नेक्स्ट सेशन में क्या-क्या चीज़ें होनी हैं आपकी। तो अभी तक तो जो 31 मार्च तक चल रहा है, वो उसी ढर्रे पर चलता रहेगा, वो सब चीज़ें हैं। और तो एक ये है कि यूडाइस पोर्टल पर आपकी ईएमआरएस की एक अलग कैटेगरी बनेगी, जो कि नवोदय केवी की तर्ज पर होती है। इसके साथ-साथ जो आपका जैसे खेलो इंडिया होता है, खेलो इंडिया में भी जो गेम्स होते हैं वो स्टेट वाइज़ होते हैं। तो स्टेट वाइज़ में केवीएस को एक अलग स्टेट की कैटेगरी में शामिल किया जाता है, नवोदय को एक अलग स्टेट की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके जो डिफरेंट नेशनल लेवल जो आपके वो कॉम्पिटिशन वगैरह है, तो इस तरीके से ईएमआरएस को भी एक अलग कैटेगरी बनाने के ऊपर बात चली है। और इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि
आपके फाइनेंसेस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है। फाइनेंसेस में अभी तक जो स्टेट सोसाइटी के पास आपका फ़ंड आ रहा था, स्टेट सोसाइटी आपके स्कूल को रिलीज़ कर रही थी फ़ंड, तो उसमें काफ़ी एक प्रॉब्लम वाली स्थिति थी। तो यहाँ पे पीएफएमएस मॉड्यूल जो है वो जो है आपका, उसको लाने की बात चल रही है, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है। तो पीएफएमएस में जो आपके अकाउंट खुलेंगे वो आपके जेडबीएसए अकाउंट होंगे। तो उसमें आपका क्या होता है, जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड में क्या होती है, आपको एक लिमिट दी जाती है 1 महीने में कि हाँ, आप 30,000 तक खर्च कर सकते हैं। तो 30,000 या 50,000 सपोज़ खर्च कर सकते हैं, तो 50,000 तक आप खर्च करते हैं और फिर उसके बाद आपका जो वो, अगर आप 50,000 खर्च ना करें उस महीने में, तो वो क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, अगले महीने की लिमिट फिर से 50,000 आ जाती है। और 50,000 अगर आपने खर्च किया तो उसको आपको एक विंडो मिलती है 45 दिन की, उसके अंदर आपको उसको जमा करना होता है उस बिल को। तो सेम उसी कैटेगरी में ये पीएफएमएस जो आपका है वो भी लगभग इस तरीके से वर्क करेगा। उसमें क्या होगा, स्कूल के ये अकाउंट्स जो है पीएफएमएस पर वर्क करेंगे और पीएफएमएस पर आपका लिमिट जारी होगी अकाउंट्स में अलग अलग हेड में, और यूनिफॉर्मिटी रहेगी। जो नेस्ट की तरफ से क्या रहेगा, नेस्ट की तरफ से जैसे एचडीएफसी के साथ कॉन्टैक्ट किया गया है, पीएफएमएस के लिए भी उनको किसी नेशनलाइज्ड बैंक या किसी के साथ भी वे लोग कॉन्टैक्ट मतलब एक जो एमओयू साइन करेंगे और फिर उसमें सभी ईएमआरएस के उस बैंक में अकाउंट ओपन कराए जाएंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करेगा, उसमें स्कूल वाइज जो पहले स्टेट सोसाइटी से होकर फंड आ रहा था, तो अब क्या होगा, स्कूल में डायरेक्टली फंड आएगा। उसमें आपका जो स्कूल में जो भी खर्च होना है, तो स्कूल में जो भी खर्च होने हैं तो उसमें क्या होगा, आपका नेस्ट जो है उनको जो है लिमिट जारी करेगा कि हाँ, अब आपके पीएफएमएस के जो ये मॉड्यूल है, जो आपका जेडबीएसए अकाउंट है, उसमें आपकी एक लिमिट आ गई है कि हाँ 10,000 रुपये इस काम को करने के लिए, या सपोज़ 75,000 रुपये इस काम को करने के लिए, तो उस काम को आप लोग करेंगे। और करने के बाद जो है आप उसको पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू उसका जो है पेमेंट होगा। इस तरीके से जो है एक जो बीच में मीडिएटर का रोल था स्टेट सोसाइटी का, वो थोड़ा-सा कम होगा। तो ये एक काम है। बाकी जो आपके बनना ईएमआरएस बनने, नए बनने, ये सब चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है, तो ये यूज़लेस चीज़ें हैं। दूसरी बात, अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करूँ, तो जैसे कि आप लोगों को आपको पता है कि पीछे क्या हुआ था कि पहले स्टेट सोसाइटीज़ के पास ये अधिकार था कि आप स्टेट सोसाइटी अपने जो स्टेट में ईएमआरएस है उनके लिए रिक्रूटमेंट कर सकती है। और जो इससे 2023 में एक एमओयू साइन हुआ, तो 2023 या 22 में आसपास एमओयू साइन हुआ कि हाँ, स्टेट सोसाइटीज़ जो हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करेंगी अपने स्कूलों में, और नेस्ट को वो अधिकार स्टेट सोसाइटीज़ ने दे दिए कि हाँ, आप लोग अब हमारे जो बिहाफ पर ईएमआरएस स्कूलों के लिए आप रिक्रूटमेंट कीजिए। तो नेस्ट ने जो है उन स्टेट सोसाइटीज़ के बिहाफ में ईएसएससी 2023 का एग्ज़ाम कराया, और वो जो है आपका मतलब रिक्रूटमेंट हुई और आप लोगों को अपॉइंटमेंट दिया गया। तो ये तभी हुआ जब स्टेट सोसाइटीज़ ने हामी भरी कि हाँ भाई, आप इस एग्ज़ाम को करा सकते हैं हमारे बिहाफ पर। नहीं तो ये जो ईएमआरएस जो स्कूल्स थे, इनमें नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार स्टेट सोसाइटीज़ के पास ही था, नेस्ट के पास कोई अधिकार नहीं था। ये एमओयू साइन करा के ये अधिकार नेस्ट ने अपने पास लिए हैं। स्टेट सोसाइटीज़ ने अपने अधिकार नेस्ट के सामने सरेंडर किए हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि 3 स्टेट हमारे ऐसे थे जिन्होंने ये अपने अधिकार जो है सरेंडर नहीं किए थे, जिसमें कि बिहार था, आपका एक तमिलनाडु था और एक वेस्ट बंगाल था। तो इन राज्यों ने एमओयू साइन नहीं किया था, यानी कि अपने जो अधिकार हैं रिक्रूटमेंट करने के, और इसके साथ साथ मतलब स्कूलों को चलाने का और बाकी चीज़ों का भी, तो वो अधिकार नहीं सौंपे थे नेस्ट को स्टेट सोसाइटीज़ ने। तो इस वजह से आप देखेंगे कि तमिलनाडु में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में कोई भी भर्ती नहीं हुई, यानी कि यहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, क्योंकि इन स्कूलों में जो नई भर्ती करने का अधिकार नेस्ट को सौंपा ही नहीं था जो स्टेट सोसाइटी ने। तो जिस वजह से नेस्ट जो है इन स्टेट्स में अपनी अपॉइंटमेंट नहीं कर पाया है। तो साथियों, इस मीटिंग में जो है एक नई बात आपको सामने देखने को मिलेगी कि सिर्फ अगर मैं तमिलनाडु को छोड़ दूं, तो
जो बिहार है और वेस्ट बंगाल है उसके साथ लगभग सहमति बन चुकी है और एमओयू मोस्ट प्रोबेबली साइन हो जाएगा निकट भविष्य में। और अगली जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें आपको बिहार और वेस्ट बंगाल में भी जो नई अपॉइंटमेंट है वो देखने को मिल सकती है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जो एमओयू है वो साइन हो सकता है बिहार और वेस्ट बंगाल के साथ, नेक्स्ट का लगभग सहमति है। और ये जो है अगली रिक्रूटमेंट में इन राज्यों में भी आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। तो इन राज्य के जो आपके साथी लोग हैं, मतलब बिहार के या वेस्ट बंगाल के, तो उनको अपने राज्यों में नियुक्ति मिल पाएगी। ये एक अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मोस्टली प्रेफर किया गया है कि अपना राज्य दिया जाए, अगर अपने राज्य में सीटें नहीं हैं तो फिर पड़ोसी राज्यों में नियुक्ति दी गई है। तो बिहार और वेस्ट बंगाल वालों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ईएमआरएस में अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनके अपने स्टेट में अब उन्हें नियुक्ति मिलने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। बट तमिलनाडु अभी भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हामी नहीं भरी गई है और वो शायद अभी एमओयू साइन ना करे। तो तमिलनाडु में ईएमआरएस में आपको अपॉइंटमेंट शायद अभी भी ना देखने को मिले नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में भी। तो ये एक बात हो गई। बात रही आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, तो इतनी बड़ी कोई चर्चा इसमें नहीं हुई है और शायद हुई भी हो तो मेरे पास तक नहीं आई है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया पूरी बात कोई नहीं बताता है। तो इसमें आपका जो है रिक्रूटमेंट होगी, डेफिनेटली होगी, और इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। अब देखना होगा क्या है। बाकी होपफुली ये जल्दी आ जाए। बाकी इसके बारे में कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है। वेटिंग लिस्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगी, इतना इस मीटिंग से पॉजिटिव है कि वेटिंग लिस्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल एक इस मीटिंग के बाद एक बड़ी खबर यही है कि आप जो बिहार के साथी हैं या बंगाल के साथी हैं, उनको अब अगली रिक्रूटमेंट में होपफुली जो मतलब है मतलब उनका अगर सिलेक्शन होता है तो अपने राज्य में पोस्टिंग मिलने की चांसेस हैं। तो एक बड़ी प्रोग्रेस ये है। इस मंथन शिविर पर मैं एक लाइव सेशन अभी करूँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, और कुछ टॉपिक अगर छूटा हो मेरे दिमाग से तो मैं उस पर अभी लाइव सेशन पर चर्चा कर लूँगा। बाकी यही है। बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो इसमें कमेंट कर दीजिएगा। और देखिए वही है कि लोग ऑफिशियल्स वगैरह जुड़ते हैं और इतनी चीज़ें मतलब पता जो भी चलती हैं तो हम तक भी कट छट के ही बात आती है, पूरी बात तो हमें भी नहीं पता होती है। चलिए ठीक है। बाकी अगर और कोई अपडेट पता चलती है तो मैं आपको बताऊंगा। वेटिंग लिस्ट वाले होपफुल रहें, आपको जल्दी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।